हेलो दोस्तों, मैं अजय आप लोगों के लिए एक और कहानी लेके आया हूं जो कि एक परेशान आत्मा की है। ये कहानी एक गांव की है जिसका नाम है कोलागढ़। कोलागढ़ का जंगल बहुत भयानक है। उस जंगल में भूतों प्रेतों का ज्यादा डर था। वहां के लोगों का मानना था कि आत्माएं भूत प्रेत होते हैं। उन्होंने भी इस बात पर तब यकीन किया जब उन्होंने ये सब अपनी आंखों से देखा। उस गांव में एक औरत थी, उसका दिमाग कुछ ठीक नहीं था। उसका पति भी एक एक्सीडेंट में मर गया था। तब से वह कुछ अजीब सी हो गई थी। कुछ लोग उसे पागल कहते थे। एक बार की बात थी कि सुबह सुबह गांव का एक आदमी जिसका नाम भोला राम था, वह शहर की और कुछ जरूरी काम से निकल पड़ा। गांव के आने जाने का एक ही रास्ता था, वह भी जंगल से गुजरता था। इसलिए लोग उसमें अंधेरे में डर के मारे नहीं जाते थे और शाम होते ही कोई जंगल की तरफ नहीं जाता था। भोला राम जब उस जंगल से जा रहा था, गांव से कुछ दूर ही जंगल में उसे एक औरत की लाश पेड़ पर लटकती नजर आई। वह एकदम डर गया और भागता हुआ गांव वापस आया। कुछ लोगों ने उसे इस तरह से भागते देख कहा, क्या हुआ भोला राम, तुम तो अभी शहर के लिए निकले थे और तुम भागते हुए वापस क्यों आ गए? तब भोला राम ने बताया कि मैंने अभी किसी की लाश को पेड़ पर लटकते देखा। वह लाश किसी औरत की है। देखते देखते सारा गांव इकट्ठा हो गया कि क्या हो गया, कहाँ है लाश, चलो चलकर देखते हैं। तब सारा गांव उसे देखने को चल दिया। देखते क्या है कि एक औरत की लाश पेड़ पर लटक रही है। देखते ही गांव वालों ने कहा कि यह तो पागल लग रही है। कुछ लोगों ने कहा इसे नीचे उतारो और इसका दाह संस्कार कर दो। कुछ लोगों ने कहा छोड़ो, इसका है ही कौन जो इसे आग देगा। वैसे भी इससे सारा गांव परेशान हो गया था, चलो इससे तो पीछा छूटा। कुछ बूढ़े लोगों ने कहा कि ऐसा नहीं कहते, शरीर का दाह संस्कार करना जरूरी होता है, नहीं तो उसकी आत्मा भटकती रहती है। तो कुछ लोगों ने कहा कि तो जाकर उतार ले उसे और कर दे दाह संस्कार। बड़े आए सुझाव देने वाले, वैसे भी इस जंगल में आत्माओं की कमी नहीं है और एक और आत्मा सही, चलो। धीरे धीरे सारे लोग चलते बने। दोस्तों, 8-10 दिन तक वह लाश ऐसे ही पेड़ पर लटकती रही, किसी ने उसे उतारा तक नहीं। एक दिन अचानक उस लाश की रस्सी टूटकर पेड़ों पर अटक गई और पत्तों से छुप गई। समय बीतता गया। एक दिन गांव का हरिया नाम का व्यक्ति उस रास्ते से जा रहा था कि उसे वही पागल सामने दिखाई दी। वह एकदम डर गया, उसका सारा शरीर कांपने लगा और उसके पलक झपकते ही वह गायब हो गई। हरिया ने सोचा कि मैं तो मन में ऐसे ही सोच रहा था, और वह आगे चल दिया। तभी एकदम उसकी और एक सांड दौड़ते हुए आया और उसे जोर से टक्कर मार के चला गया। हरिया उल्टा गिरा, उसके बहुत जोर से चोट आई। उसने जैसे ही पीछे मुड़ के देखा तो कोई नहीं। उसने जैसे ही फिर आगे को देखा तो उसके आगे एक औरत खड़ी हो गई। वह एकदम डर गया और कांपने लगा। उसकी शक्ल तो ऐसी थी कि तरफ गाल की हड्डियां और एक तरफ जला हुआ सा चेहरा, आंखें अंदर धंसी हुई, नाखून बड़े बड़े। वह उसे देखकर ऐसा डरा कि वह बेहोश होकर गिर पड़ा। उसकी आंखें खुली तो वह एकदम डर गया। उसने अपने आप को घने जंगलों के बीचों बीच पाया। उसके पेट में तो पानी हो गया। चारों तरफ से आवाजें आ रही थी, कहीं पत्तों में खरखर की आवाजें तो कहीं शेर के धड़ने की आवाजें। वह इतना डर हुआ था कि उसे तो भागना ही नहीं आ रहा था। वह वहां से धीरे धीरे डरता हुआ जंगल में से भटकता हुआ बाहर आया। उसे जंगल से निकलते निकलते अंधेरा हो गया था। वह बहुत डर रहा था कि पहले तो एक भूत था, पर अब ना जाने कितनों से पला पड़ेगा। पता नहीं आज मैं यहाँ से जिंदा निकलूंगा कि नहीं। उसके मन में अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे। वह भागता ही चला जा रहा था। भागते भागते वो जाने कैसे उस जंगल से बाहर निकल के आया। उसे इस हालत में देख कुछ लोगों ने उससे पूछा कि इतनी रात को कहाँ से आ रहे हो, तुम्हें डर नहीं लगता क्या? उसने कुछ भी जवाब नहीं दिया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं गाँव में जिंदा आ गया हूँ। उसकी हालत देखकर कह रहे थे कि इस हरिया को क्या हो गया है। वह घर पहुंचा और जाकर की ओढ़ कर सो गया। उसकी औरत ने उसे खाना खाने के लिए कहा, पर उसने कुछ जवाब नहीं दिया। उसने रात को एक सपना देखा और उस सपने में उसी परेशान आत्मा को देखा। वह उससे रो रो कर कह रही थी, मुझे बचा लो, मुझे इस नरक से बचा लो, ये लोग मुझे मार डालेंगे। ऐसा सपना देखकर वह उठ खड़ा हुआ। उसके पसीना निकल आया था और वह ये सोच रहा था कि यह सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। सुबह हो गई लेकिन हरिया नहीं जगा। तब उसकी पत्नी ने उसे जगाने के हाथ लगाया तो उसे उसके चेहरे में उसी का चेहरा दिखा। वह चिल्ला पड़ा। तब उसकी ने कहा, क्या हुआ, तुम शाम से कुछ अजीब से डरे हुए लग रहे हो ना? शाम को खाना खाया तुम्हें, आखिर हुआ क्या है, मुझे बताओ। तब उसने सारी बात बताई। तब वह जाकर समझी कि आप तभी परेशान हो। धीरे धीरे यह बात सारी गाँव में फैल गई कि वह पागल औरत भूत बन गई है। तभी कुछ लोगों ने बताया कि रात को यही आवाज कुछ लोगों ने सुनी जो जंगल से आ रही थी कि मुझे बचाओ, मुझे इस नरक से निकालो। अब तो सारे लोग परेशान थे कि शहर का जाने का रास्ता भी बंद हो गया, अब हम लोग क्या कर। तब कुछ लोगों ने कहा कि हम लोगों को किसी महान आदमी की सलाह लेनी होगी कि यह सब मांजरा क्या है। तब किसी एक आदमी ने कहा कि पास के गांव में नत्थीलाल भगत जी रहते हैं, वह आत्माओं के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। जब सुखिया के लड़के को एक आत्मा ने पकड़ लिया था तब उन्हीं ने उस आत्मा से उसे छुड़ाया था। तब कुछ लोगों ने कहा यही ठीक रहेगा।
सब लोगों ने उस भगत जी को गांव में बुलाया और उन्हें सारी घटना बता दी। भगत जी ने कहा कि तुमने उसके शरीर को न जलाकर बहुत बड़ी गलती कर दी, चाहे वो कैसी भी थी। इतना बड़ा जंगल होके भी तुम लोगों से 4 लकड़ियों का बंदोबस्त नहीं हो पाया था। इंसान कैसा भी हो, जब वह मर जाता है तो उसका दुश्मन भी उसकी अर्थी को कंधा देने को आ ही जाता है, पर तुमने तो सारी सीमाएं तोड़ दी। चलो अब जो भी हो गया है उससे निपटने के लिए अब तैयारी करो। तब भगत जी ने हवन किया और अपना ध्यान लगा के देखा तो उसे वह आत्मा बंधी हुई नजर आई। तब पंडित जी ने उसे पूछा कि तुम्हें यहाँ किसने बांध रखा है? तब उसने कहा कि मुझे एक दरिंदे ने बांध रखा है। पहले उसने मुझे मार के पेड़ पर लटका दिया था, फिर गांव वालों ने मेरे शरीर का अंतिम संस्कार भी नहीं किया। मेरे शरीर को उसने कहीं छुपा के रख दिया है। इसने मेरी आत्मा को कैद कर लिया है। जब तक मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी इससे, जब तक मेरे शरीर का अंतिम संस्कार नहीं हो जाता। मैंने हरिया को भी यह बात बतानी चाहिए जब तक मैं उसे कुछ बताती, पर उससे पहले उस वसी दरिंदे ने उसे चोट पहुंचाकर बेहोश कर दिया था। तब मैंने उसे उससे बचा लिया था। तब पंडित जी सब समझ गए और कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अवश्य मुक्ति दिलाऊंगा। तब भगत जी ने आंखें खोली। तब उन्होंने कहा चलो मुझे उस पेड़ के पास ले चलो जहां वह मरी थी। पंडित जी ने कहा कि जिस तरीके से अंतिम संस्कार करते हैं वह सारा सामान ले चलो। तब गांव वाले सारा सामान लेकर चल दिए। पंडित जी आगे आगे और गांव वाले पीछे पीछे। उन्होंने देखा कि वह पेड़ तो बहुत बड़ा हो गया है, वह बहुत घना हो गया है और लाश का कुछ भी अता पता नहीं है, नहीं उसकी हड्डियों का। तब पंडित जी ने कहा कि सारे लोग ऊपर चढ़ के ढूंढो, हमें ये काम शाम होने से पहले करना है। तब सारे लोग उस पेड़ पर चढ़कर उस लाश को ढूंढने लगे। बहुत देर तक वह लाश नहीं मिली। सारे लोग सोचने लगे लाश गई तो गई कहाँ, ना हड्डियों का पता कहाँ गई, एक भी हड्डी नहीं मिली। तब पंडित जी ने नींबू दे दिया सबको और कहा जहाँ यह नींबू लाल हो जाए समझना वहीं पर लाश है। 2-3 मिनट बाद एक आदमी ने कहा ये रही लाश, ये तो हड्डियों का ढांचा है। उसका इतना कहते ही सारे लोग चीखने लगे भूत भूत। उनके सामने एक भयानक आदमी खड़ा है, उसके यह बड़े बड़े दांत, आंखें लाल लाल, मुंह भेड़िए जैसा, ये बड़े नाखून। लोग डर के मारे ऊपर से कूद गए। एक को तो उस भेड़िए ने ऐसा पकड़ के फेंका कि वह सीधा नीचे आके गिरा। हा 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 चिल्लाने लगा, कोई नहीं ले जाएगा इसे, यह मेरी है, इसे मैंने वर्षों से सजा के रखा है। उसने गुस्से में सारा पैर झकझोर दिया। ऐसा होते देख पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। पंडित जी को मंत्र पढ़ते देख उसने उन पर हमला बोल दिया। पंडित जी को उठाकर फेंक दिया, पर पंडित जी के मंत्र बंद नहीं हुए। उन्होंने जो मंत्र पढ़ के उसके ऊपर मिट्टी फेंकी। उसके शरीर पर जहां जहां मिट्टी पड़ी उसका शरीर वहीं से गलता जा रहा था। उसका एक हाथ टूटकर गिरा, वह पंडित जी के ऊपर ऐसा झपटा, पंडित जी उस जगह से हट गए और वह नीचे जा गिरा। पंडित जी ने फिर मंत्र पढ़ के उसके शरीर पर मारा, वह वही ढेर हो गया। उसकी आत्मा निकल के एक गांव वाले के अंदर घुस गई। उसने गांव वालों को ही मारना शुरू कर दिया। उसने तो एक का सिर फाड़ दिया और एक का हाथ चबा गया। इतना खतरनाक होता जा रहा था। उधर शाम होती जा रही थी। तब पंडित जी ने उसकी और रस्सी फेंकी और दूसरी और एक आदमी ने पकड़ के उसे एक पेड़ से बांध दिया और उसको 2-4 मंत्र पढ़ के मारे और लोगों से कहा शाम होने वाली है, इससे पहले यहाँ और आत्माएं आए, पहले उस शव को नीचे उतारो और उसका अंतिम संस्कार कर दो। तब कुछ लोगों ने उसे उठाकर लकड़ियों पर लिटा कर आग लगा दी। वह पेड़ से बंधा हुआ चिल्लाए जा रहा था, मत जलाओ उसे, मत जलाओ उसे। देखते देखते वह हड्डियां राख में परिवर्तित हो गई। उसमें से एक ज्वाला उठती हुई बाहर आए और पंडित जी को नमस्कार किया और कहा कि अगर इसको मारना है तो उसके पहले वाले शरीर को जला दो, तब वह खुद उसके शरीर से निकल जाएगा। ऐसा कहते हुए वह आग का गोला बनकर आकाश की ओर चली गई। तब पंडित जी ने देर न करते हुए उसके शरीर को भी जला दिया। तब वह फिर चिल्लाया मुझे मत जलाओ, मुझे मत जलाओ। तब तक आग उसके शरीर को जला चुकी थी और उसकी आत्मा उस गांव वाले के शरीर से निकलकर आकाश में चली गई। तब उस आदमी को रस्सी से छोड़ दिया। तब उसका शरीर होश में आया। तब सब लोग उसे लेकर गांव आए। तब सबने भगत जी को राम राम कहा और भगत जी अपने गांव चले गए। तब से उस गांव शांति आ गई। आज जो मैं आपको किस्सा सुनाने जा रहा हूँ वो मेरे दादाजी के साथ हुआ था। दिसंबर की कड़ी ठंड का समय था, घना कोहरा छाया था। दादाजी शहर में क्लर्क थे। उस दिन सारे लोग जल्दी कार्यालय का सारा काम खत्म करके घर की तरफ निकल रहे थे। दादाजी उस समय के बड़े अधिकारियों में से एक थे। रोज की तरह ही उस दिन काम खत्म होने के बाद घर के लिए अपनी गाड़ी से रवाना होने लगे। रास्ते में उन्हें हाथ से कुछ सामान भी लेना था तो वे अपने साथियों से अलग हो गए। उन्होंने घर की कुछ जरूरत के सामान लिए और गाड़ी आगे बढ़ा दी। आगे जाने पर उन्हें कुछ मछली बाजार दिखा और वे मछली खरीदने के लिए रुक गए। ताज़ी मछलियां लेने और देखने में टाइम ज्यादा ही गुजर गया। उनकी जब अपनी घड़ी पर नजर गई तो उन्हें आभास हुआ कि आज तो घर जाने में बहुत देर हो जाएगी और ये सब लेकर घर पहुंचने में काफी समय लग जाएगा। फिर यही सब सोचकर उन्होंने सोचा कि क्यों ना जंगल के रास्ते से निकला जाए तो जल्दी पहुंच जाऊंगा। तो उन्होंने अपना रास्ता बदला और जंगल की तरफ अपनी गाड़ी को घुमा लिया। रात के 10 बज चुके थे। गाड़ी तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। तभी अचानक तेज ब्रेक के साथ गाड़ी को रोकना पड़ा। उनकी गाड़ी के आगे एक औरत जोर जोर से रो रही थी।
उन्होंने सोचा इस वीराने में ये औरत क्या कर रही है। उन्हें लगा कि कोई मजदूर की पत्नी होगी जो नाराज होकर घर छोड़कर जंगल में भाग आई है। तो उन्होंने उससे पूछा कि यहाँ जंगल में तुम क्या कर रही हो, लेकिन उसने कोई जवाब न देकर और जोर जोर से रोने लगी। सारे जंगल में उसकी हूँ सी सिसकियां गूंज रही थी। फिर दादाजी ने पूछा तुम्हारा घर कहाँ है, लेकिन वो कुछ भी न बोली। तब दादाजी ने कहा कि आज चलो मेरे घर में रहना, सुबह अपने घर चली जाना। ये जंगल बहुत सारे जंगली जानवर से भरा है, रात भर यहाँ मत रुको, चलो आज मेरे घर में सबके लिए खाना बना देना और कल सुबह अपने घर चली जाना। उसने ये सुना तो झट से तैयार हो गई और गाड़ी में पीछे की सीट पर बैठ गई। सिर में बड़ा सा घूंघट डालने की वजह से उसका चेहरा छिपा हुआ था। कुछ ही देर में गाड़ी घर के दरवाजे पे थी। घर के लोग कब से उनकी राह देख रहे थे। गाड़ी रुकते ही माँ ने पूछा आज तो बहुत देर हो गई और सारे लोग अभी चुके हैं। तब उन्होंने सारी बातें अपनी माँ को बताई और कहा कि आज खाना इससे बनवा लो, कल सुबह ही अपने घर चली जाएगी। इतनी रात को बेचारी जंगल में कहाँ भटकती, इसलिए मैं ले आया। पर माँ को कुछ संदेह हो रहा था कि कहीं चोर तो नहीं है, रात को सोने के बाद या खाना बनाते समय कहीं घर के सामान ही चुरा कर ना ले जाए। पर बेटे की बात को कैसे माना करती। उन्होंने उस औरत को कहा देखो आज तो मैं रख ले रही हूँ, लेकिन कल सुबह होते ही यहाँ से चली जाना और जाओ रसोई में ये सामान उठाकर ले जाओ और खाना बना दो। उसने फिर से जवाब नहीं दिया, बस हूँ की ध्वनि सी बाहर आई और वो सारा सामान लेकर माँ के पीछे दो चल दी। रसोई में सारा सामान रखवा कर माँ ने उसे खाना जल्दी बनाने की सख्त हिदायत दी और वहां से चली गई। लेकिन उनका मन कुछ परेशान सा था। फिर 5 मिनट में रसोड़े में उसे देखने चली गई कि वो क्या कर रही है और उसका चेहरा भी देखना चाहती थी। लेकिन वहां पहुंची तो देखा कि वो मछलियों का थैला निकल रही थी। उन्होंने बहुत जोर से गुस्से में कहा यहाँ सब खाने का इंतजार कर रहे हैं और तुम अभी तक मछलियां ही निकल रही हो, कल सुबह तक बनाओगी क्या। उसके सिर पर घूंघट अभी भी था तो चेहरा देखना मुश्किल था। उन्होंने उससे कहा तुम जल्दी से खाने की तैयारी करो, मैं आग सुलगा देती हूँ, काम जल्दी हो जाएगा। और वे जल्दी से चूल्हा जलाने की तैयारियां करने लगी। लेकिन साथ ही वो उसका चेहरा देखने की भी कोशिश कर रही थी। लेकिन वो जितना देखने की कोशिश करती वो और पल्लू खींच लेती। अंत में हार कर वे बोली देखो मैंने आग सुलगा दी है, अब आगे सारा काम कर लो, कुछ जरूरत हो तो बुला लेना। लेकिन वो फिर कुछ नहीं बोली। अब उन्हें लगा कि यहाँ से जाने में ही ठीक है, वरना मेरा भी समय खराब होगा और हो सकता है अनजान लोगों से डर रही हो। ये सब सोचकर उन्होंने उसे कहा कि मैं आ रही हूँ, जल्दी से खाना बनाकर रखना, और वहां से निकल गई। मन अभी तक परेशान ही था, कभी अपने कमरे कभी बच्चों के कभी बाहर सबको देख रही थी, कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। 1 मिनट भी आराम से नहीं बैठ पाए। अभी 5 मिनट ही हुए थे पर उनके लिए वो बड़ी पहाड़ सी हो रही थी। समय बीत ही नहीं रहा था। 8 मिनट बड़ी मुश्किल से गुजरे और वे तुरंत ही कुछ सोचकर रसोड़े की तरफ दौड़ी। और वहां पहुंचकर जैसे ही उन्होंने रसोई घर का नजारा देखा, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उनके पैर बिल्कुल ही जम गए, ना उनसे आगे जाया जा रहा था ना ही पीछे। उनके हृदय की धड़कनें रुक रही थी। वो औरत रसोड़े में बैठकर सारी कच्ची मछलियां खा रही थी। सारे रसोड़े में मछलियां और खून बिखरा पड़ा था। उसके सिर से घूंघट भी उतरा पड़ा था। इतना खौफनाक चेहरा आज तक उन्होंने नहीं देखा था। बाल, नाखून सब बड़े हुए थे। मछलियां खाने में मगन होने की वजह से उसे कुछ ध्यान भी नहीं था और खुशी से कभी दो वो आवाजें भी निकल रही थी। हूँ सी आवाजें गूंज रही थी। रसोड़ा पिछवाड़े में होने की वजह से और लोगों का ध्यान भी इधर नहीं आ रहा था। माँ को भी कुछ नहीं समझ आ रहा था कि चिल्लाने से कहीं घर के लोगों को नुकसान ना पहुंचाए। वो चुड़ैल से अपने घर को कैसे बचाए उन्हें समझ नहीं आ रहा था। बस भगवान का नाम ही उनके दिमाग में आ रहा था। अचानक वे आगे बढ़ने लगी उसकी तरफ और झट से एक थाल लिया और चूल्हे की तरफ दौड़ी। उस चुड़ैल की नजर भी माँ पर पड़ चुकी थी, सो वो भी कुछ सोचकर उठी अपनी जगह से। माँ कुछ भी देर नहीं करना चाहती थी। उन्हें पता था कि आज अगर जरा सी भी लापरवाही हुई तो अनहोनी हो जाएगी। उस चुड़ैल के कुछ करने से पहले ही उन्हें चूल्हे तक पहुंचना था और चूल्हे के पास पहुंचकर उन्होंने जलता हुआ कोयला थाल में भर लिया और चुड़ैल की तरफ लेकर जोर से फेंका। आग की जलन की वजह से वो अजीब सी डरावनी आवाजें निकालने लगी। अब तो उसकी आवाजें बाहर भी जा रही थी। सारे लोग बाहर से रसोड़े की तरफ भागे। वो चुड़ैल जोर से हूँ की आवाज आई निकाल रही थी और पूरे रसोड़े में दौड़ रही थी और माँ को पकड़ना भी चाह रही थी।
लेकिन अब सारे लग रसोड़े में आ चुके थे तो लोगों की भीड़ देखकर वो और भी डर गई थी। लोगों की भीड़ को ठेलती हुई वो बाहर जंगल की तरफ भागी और सारे लोग ये मंजर देखकर डरे सा हमें से खड़े थे और मन ही मन माँ की हिम्मत की दाद दे रहे थे। तो ऐसे छूटा चुड़ैल से पीछा। एक शाम मैं कुछ लोगों के साथ बैठा था जो एक कार्यक्रम के बाद रुक गए थे। मुझे याद आता है कि वह कोई ध्यान का सत्र था। वे सब लोग मेरे इस कार्यक्रम में दूसरी या तीसरी बार आए थे और भारत के बारे में, मेरे विचारों के बारे में जानने या मेरे साथ सिर्फ कुछ वक्त बिताने के लिए बहुत उत्सुक थे। इसलिए मैंने ही उन्हें कुछ देर बातचीत करने के लिए रोक लिया था। जिस केंद्र में ये सत्र आयोजित किया गया था वह मेरे आयोजक के घर, जहां मैं रुका हुआ था, से लगा हुआ ही था, इसलिए वापस जाने की कोई जल्दी नहीं थी। आयोजक स्वयं घर जा चुकी थी मगर घर अधिक दूर नहीं था, इसलिए हम वहां बैठकर गप्पे मारते हुए जब तक चाहे शाम गुजार सकते थे। ध्यान के समय जो धीमा संगीत चल रहा था उसके स्वर अभी भी जारी थे और हम सब दुनिया भर के दर्शनों पर चर्चा का आनंद ले रहे थे। तभी अचानक बिजली और संगीत बंद हो गए और अगले ही क्षण दोनों फिर चालू हो गए। हम सब आश्चर्य से एक दूसरे को देखते रह गए। भारत में यह कोई आश्चर्य की बात नहीं होती, बिजली की कटौती वहां आम बात है, मगर यहाँ जर्मनी में मैंने आज तक पल भर के लिए भी बिजली जाते नहीं देखी। पूरे समय व्यवधान रहित बिजली मुहैया की जाती है। मेरे मित्रों ने कहा कि खैर कभी कोई बहुत बड़ी समस्या आने पर ऐसा हो भी सकता है, मगर अपवाद स्वरूप ही ऐसा होता है। कुछ टूट गया होगा और उसे दूसरी लाइन से जोड़ने के लिए बिजली बंद करनी पड़ी होगी। कुछ पल के लिए इस कैफियत से हम सब संतुष्ट हो गए। हम फिर बातों में मशगूल हो गए, लेकिन 2 मिनट बाद फिर वही हुआ। हम फिर एक दूसरे की तरफ ताकते हुए इंतजार करने लगे। ऐसा 3 बार हुआ तो ये सामान्य बात नहीं थी। क्या मामला है, देखने के लिए हम उठ खड़े हुए और सोचा अपने आयोजक से बात की जाए कि पहले भी कभी ऐसा हुआ है क्या। जब हम ध्यान वाले कमरे से बाहर निकले हमें सामने वाला दरवाजा बंद होने की आवाज सुनाई दी और जब मैंने खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो एक काला साया भागता दिखाई दिया। मैंने ध्यान से देखा तो उसका चलने का ढंग वगैरह देखकर मुझे लगा मैं उस आकृति को पहचान रहा हूं और वह तो मेरी आयोजक ही लान पार करके अपने घर की तरफ जा रही थी। सामने पहुंचकर उसने दरवाजा खोला तो कमरे का प्रकाश उस पर पड़ा और मेरा शक दूर हो गया। निश्चय ही मैं अकेला नहीं था जिसने उसे खिड़की से लान में दौड़ लगाते देखा था। कमरे में अजीब सा सन्नाटा छा गया। सभी ने खिड़की के बाहर दरवाजे से फ्यूज बॉक्स तक गौर से नजर दौड़ाई। फ्यूज बॉक्स का दरवाजा जल्दबाजी में थोड़ा सा खुला रह गया था। मेहमानों से क्या कहा जाए समझ में नहीं आ रहा था, मगर हमने अपनी बातचीत को वहीं विराम दिया और आपस में गुड नाइट कहकर विदा हो गए। जब सब चले गए मैं घर आया और देखा कि मेरी आयोजक शांति से बैठकर कोई किताब पढ़ रही है। उसने मुझे हेलो कहा और कुछ आश्चर्यचकित दिखाई देने की कोशिश करने लगी। मैंने सीधे सीधे पूछा, आपने मेन स्विच से कमरे की बिजली क्यों बंद कर दी थी? उसने फिर वही झूठा आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा, नहीं, वह मैं नहीं थी, मैं तो पूरे समय यहीं थी। लेकिन मैं जानती हूँ। अब उसकी आवाज जरा धीमी हो गई। कभी कभी ऐसा होता है यहाँ। मुझे लगता है कि कोई अतृप्त आत्मा है जो प्रकाश के लिए इधर उधर भटकती रहती है। मुझे लगता है कि निश्चय ही मैं उस वक्त भौचक रह गया होऊंगा और उसे अविश्वास और आश्चर्य से घूरता हुआ सोच रहा होऊंगा कि इस बात पर बहस करना मौजू होगा या नहीं। मैंने कोई बात न करना ही उचित समझा। अगर वह इतना बड़ा नाटक कर सकती थी तो अब अपनी बात से पीछे हटने वाली नहीं थी, इसलिए बहस में क्यों उलझा जाए। मैंने विषय बदल दिया, लेकिन ये स्पष्ट कर दिया कि मैं इन फिजूल की बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता। एक अनोखी अनुभूति मुझे हुई। एक मजेदार वाकया मेरे साथ हुआ था। एक और सीख मुझे मिली, सिर्फ अंधविश्वासी लोग ही दुनिया में नहीं बसते, बल्कि अंधविश्वास को विश्वसनीय बनाने के लिए और उसे और आगे ले जाने के लिए